पुनीता सिंह। बुलेटिन में हम बात करेंगे नेपाल में आई त्रासदी की। नेपाल की बाढ़ के लिए चीन पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खतरे की जानकारी समय पर नहीं देने का आरोप लगा है। आरोपों पर चीन के राजदूत का जवाब आया है और चीन खुद नुकसान के बावजूद नेपाल की मदद कर रहा है। चीन में भी 265 लोगों के लापता होने का दावा हो रहा है। तो नेपाल और तिब्बत सीमा के पास आई भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब प्राकृतिक आपदा के साथ साथ कूटनीतिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन ने बाढ़ के खतरे की जानकारी नेपाल को समय रहते नहीं दी। नेपाली पत्रकारों के एक समूह ने बीजिंग पर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि अगर समय पर सूचना साझा कर दी जाती तो शायद नुकसान को कम किया जा सकता था। अब इन आरोपों के बीच नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने सामने आकर चीन का पक्ष रखा है। चीनी राजदूत ने गेरोंग रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए ये कहा है कि इस त्रासदी में चीन और नेपाल दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ये कहा कि मुश्किल वक्त में चीन नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। अब राजदूत के मुताबिक चीन की तरफ भी इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजिंग ने नेपाल के लिए आपातकालीन राहत सामग्री और आर्थिक सहायता का तुरंत इंतजाम किया। चीन ने आगे भी नेपाल को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। हालांकि बाढ़ के खतरे को लेकर समय पर चेतावनी और दोनों देशों के बीच सूचना साझा करने का सवाल अब भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इधर गेरोंग रसुवागढ़ी क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र है और इसलिए यहां आई आपदा ने आपदा प्रबंधन और सीमा पार सहयोग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ साबिन शर्मा काठमांडू से लाइव जुड़ चुके हैं। साबिन, सबसे पहले तो क्या हालात है, क्या स्थिति है, इसे लेकर अपडेट बताइए, क्योंकि स्थिति बेहद चिंताजनक नेपाल से सामने आ रही है। अपडेट क्या है? पटुकेशी बाढ़ से जुड़ी नवीनतम उपलब्ध जानकारी बेहद गंभीर है। 26 अगस्त के रसुआ जिले में नेपाल चीन सीमा के पास पटुकेशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने रसुआ, नुवाकोट, चितवन, गोरखा और धादिङ जिलों में व्यापक तबाही मचाई। ताजा रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 162 लोग को मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता है। बाढ़ के कारण 579 पर्यटक संपर्क से बाहर हो गए। संपर्क से बाहर पर्यटकों में 113 नेपाली और 466 विदेशी नागरिक शामिल हैं। कुल मिलकर 826 लोग संपर्क से बाहर है। इनमें नेपाल पुलिस के 28 लोग, नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान भी शामिल हैं। हाँ। अब तक 165 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों के 73 बताई गई है। जी। रसुआ के टिमुरे, सेप्रुबेसी, आकोबेसी, मैलुङ और पटुकेशी नदी किनारों के अन्य इलाकों में गंभीर रूप से प्रभावित हुई गई। नुवाकोट और धादिङ के नदी तटीय क्षेत्र में भी बाढ़ नुकसान हुआ है। लेकिन साबिन, ये बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वहां पर ये है कि जो लोग जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिनसे कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, जो लोग लापता हैं, उनकी तलाश को लेकर इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जानकारी मिला है। हाँ। नेपाल की प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने जानकारी दी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत सामग्री तेजी से पहुंचने के काम जारी है। प्रधानमंत्री शाह के अनुसार बचाव कार्य के लिए आज सुबह 6:30 बजे से उड़ानें शुरू भी हो चुकी है। सुबह से तक 15 से अधिक उड़ानों हो चुकी है और अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी उड़ान के लिए
तैयार रहे। प्रधानमंत्री शाह ने कहा, नेपाली सेना द्वारा आज सुबह चलाए गए बचाव अभियान के तहत रसुआ के किमुरे से 116 लोगों की सुरक्षित बचाए गए। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसी दौरान एक सुरंग से 7 नेपाली नागरिक को भी सफलतापूर्वक बचाए गए। ठीक है, बताया कि प्रभावित ठीक है साबिर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। मेरे साथ प्रोफेसर अनिल गुप्ता, आपदा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो जो नेपाल में त्रासदी आई है, जो हम आपदा लगातार वहां से जो तस्वीरें देख रहे हैं आपदा की, इस पर मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या वजह इसकी मुख्य तौर पर आप मान रहे हैं? ये अचानक से स्थिति नेपाल के अंदर खराब हुई है, क्या आप इस पर एनालिसिस करते हुए दिखाई दिए? देखिए, अगर साइज की बात करें, जिस साइज की ये ट्रेजेडी है, जो आपदा है, तो 2013 का हमारा जो केदारनाथ का डिजास्टर था उसको भी याद कर लें, और सिक्किम में जो ग्लेशियर फटने की वजह से जो बाढ़ आई थी उसको भी याद कर लें, और पिछले साल का धराली वाली घटना भी याद कर लें। और इस घटना में आप देखेंगे कि जो साइज है वो तीनों को कंबाइन करके आपको लगेगा कि इतना ज्यादा इसका प्रभाव है। जो मूल कारण जो अभी तक समझ में आ रहा है वो है स्नो अवलांच, स्नो एंड रॉक अवलांच कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो ट्रिगर कहाँ से हुआ है उसके बारे में कई डिफरेंट थ्योरीज हैं, और उसमें सभी लोग सहमत होकर के एक थ्योरी लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी ये लग रहा है कि इसमें माइक्रो सिस्मिसिटी का भी रोल है, जिसमें कि छोटा भूकंप कई बार बहुत लोकलाइज भूकंप भी होते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, जो बाहर का जिनका अनुमापन नहीं हो पाता है, लेकिन वो लोकलाइज होते हैं। और ऐसे इससे भी छोटे भूकंप कई बार लैंडस्लाइड की वजह से आ जाते हैं, जो बर्फ के अंदर कोई अगर भूस्खलन होता है, बर्फ दमी हुई है, ऊपर से आप उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से वो अर्थ जो हमारा स्पेस बोर ऑब्जर्वेशन है उससे वो नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ऐसी कोई घटना होती है। और ये घटनाएं कई बार इसलिए हो जाती हैं कि ऊपर की बर्फ जमी होती है और अंदर की बर्फ पिघल जाती है। और इस साल आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने में टेम्परेचर रिलेटिवली हाई था, बारिश कम हुई थी, और इस बार वैसे भी बारिश की संभावना कम बताई जाती थी, और अभी थोड़े दिनों से बारिश एकदम से बढ़ी है, बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इरोजन भी है बहुत ज्यादा होता है, और बर्फ के अंदर पिघली हुई बर्फ होती है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ये सब संभावना लग रही है कि रॉक एवलांच हुआ, इसके बाद फिर वो आगे जाकर के उसने एक छोटा सा टेम्पररी जो लेक जैसे क्रिएट करी, और इसके बाद फिर से वो बस्ट हुई। ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो बहुत ज्यादा अभी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग ऐसी ही घटना है जिसकी वजह से ये हुआ है। और पुरानी भी अगर हम केसेस को देखते हैं तो लगभग ऐसी ही घटनाएं पहले भी याद आ रही हैं। तपोवन की भी घटना हुई थी, तपोवन पावर प्लांट जिसमें वॉश अवे हो गया था। इसके अंदर आप देखेंगे कि कई पावर प्लांट्स और बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है।